हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ स्मिथ मोरावाला फ्रॉम स्वास्तिक एजुकेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बोर्ड्स या फिर जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ठीक, यहाँ से एक दो सवाल आने फिक्स रहते हैं। ठीक, आज के इस लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, अपन बेसिकली समझेंगे कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। क्योंकि अब तक जो हम सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंट है, ठीक, हम लोग यही समझेंगे। चलो, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अब मैं ट्राई करूँगा कि जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ मैं वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ाऊँ। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं। एक है अमर, एक है अकबर, और तीसरा है बच्चों एंथनी। नाम तो सुना ही होगा तुम लोग ने इन तीनों का। ठीक, मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि ये मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं। ओके, सुनो, अगर ये मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं और मैं इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये बोले कि सर हम काफ़ी बोर हो चुके हैं थियरी पर पढ़ पढ़ के, आप ना सर हमें थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी कराओ तो हमें थोड़ा मज़ा आएगा। मैं बोला चलो ठीक है, सही बात है कि सिर्फ थियरी में मज़ा नहीं आता, तो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बेसिकली मैंने उनको बोला कि आज अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, तो अगेन स्मिथ सर की क्लास है और डब्बा नहीं बना, तो डब्बा बना लेते हैं। ओके, ये डब्बा है। डब्बा बेसिकली कंटेनर है ना, ये भी एक कंटेनर है। ओके, चलो मान लेते हैं इसके अंदर 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर है। ठीक, इसके अंदर मान लेते हैं अगेन 1 kg वाटर है, और इसके अंदर कुछ अलग चीज़ ले लेते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर 1 kg बेंजीन है। ओके, अब तुम लोग नोट कर सकते हो कि मैंने अमर और अकबर को जो सॉल्वेंट दिए हैं वो सेम है, और जो एंथनी है उसका सॉल्वेंट क्या है, डिफरेंट है। ठीक, मैंने अमर को मैंने अमर को 1 मोल ग्लूकोज दिया है। ठीक, मैंने अकबर को 1 मोल NaCl दिया है, और एंथनी को 1 मोल एसिटिक एसिड क्या होता है, बेसिकली CH3COH दिया है। ठीक, ओके, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो मैंने उन लोग को बोला कि पहले जो हमारा थियोरेटिकल कंसेप्ट है हम लोग थियरी से वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे कि हमारा आंसर उसी के आसपास आना चाहिए। ठीक, ओके, तो थियोरेटिकल जब अमर ने किया तो उनको पता था कि डेल्टा टीवी की जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB/m। ओके, तो डेल्टा टीवी कितना आएगा थियोरेटिकली अमर के लिए, कितना आ जाएगा, केबी कितना होता है वाटर के लिए, मैंने याद करवाया था कितना होता है 0.52, हाँ या ना। यूनिट क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल। ये सब छोटी छोटी चीज़ अपन को याद रखनी है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1 मोल सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी कितना है 1, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी 1। तो डेल्टा टीबी कितना आना चाहिए था 0.52 केल्विन। ओके, चलो इसका थियोरेटिकल निकाल लेते हैं। इसका थियोरेटिकल क्या आएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB/m। फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसके लिए भी फॉर्मूला थियोरेटिकल के लिए क्या रहेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB/m ही रहेगा, हाँ या ना। ओके, इसके लिए KB कितना है 0.52, इसकी मोलैलिटी भी 1, तो इसका भी कितना आना चाहिए 0.52 केल्विन, हाँ या ना। इसका KB अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि KB किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, हाँ या ना। ओके, तो इसका KB मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि 2.5 के आसपास होता है बेंजीन का। ठीक, इनटू इसकी मोलैलिटी अगेन कितनी हो जाएगी, 1 मोल सॉल्यूट है, 1 kg सॉल्वेंट है, तो 1 हो जाएगी। तो इसका कितना आना चाहिए था 2.5 केल्विन। ओके, सुनो, अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तब की कहानी देखो। अब ये प्रैक्टिकल है। इसका जो प्रैक्टिकल वैल्यू आया बेटा डेल्टा टीवी, जब अमर ने एक्सपेरिमेंट किया और जो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू आई, तो उसका जो डेल्टा टीवी था वो कितना आया 0.52 केल्विन। वो तो बड़ा खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि जो उसकी थियोरेटिकल वैल्यू आई वही उसकी क्या आई है, प्रैक्टिकल वैल्यू आई है। ठीक, तो वो तो बोला कि सर मेरा तो सब सही है, हाँ या ना। ओके, अब जब मैं बात करूँ अकबर की, तो इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू थी वो आई डेल्टा टीबी 0.52, उसका ट्वाइस 2 गुना आया, तो परेशान है। ठीक,
तो मैं गया किसके पास, एंथनी के पास, कि चलो देखते हैं कि उसका कितना आया। तो इसका जो डेल्टा टीवी था उसका एक्सपेक्टेड कितना था 2.5, बट उसका 2.5 नहीं आया बेटा, उसका 2.5 का हाफ आया। अब यही दिक्कत की बात है। क्या दिक्कत की बात है? अकबर और एंथनी बड़े परेशान हैं। अकबर और एंथनी बड़े परेशान हैं, क्यों? क्योंकि उसकी थियोरेटिकल वैल्यू कुछ और आ रही है, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ और आ रही है। अकबर का भी सेम सीन है, उसकी थियोरेटिकल वैल्यू कुछ अलग है, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ अगेन क्या है, अलग है। हाँ या ना? ठीक, तो समझते हैं बेसिकली हुआ क्या। अब देखो बेटा, अगर मैं अमर की बात करूं, अगर मैं अमर की बात करूं, तो अमर की जो थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों सेम है, तो इसको हम लोग मानेंगे कि ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर लाई करता होगा। ठीक, पर इनकी अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर लाई नहीं करता। यहाँ पे ही एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है पहली बार हमारे सामने। हाँ या ना? तो समझते हैं कि अकबर के केस में क्या हुआ होगा। समझो, इन केस ऑफ अकबर, इन केस ऑफ अकबर, अब एकदम ध्यान से समझना, इन केस ऑफ अकबर हुआ क्या होगा बेसिकली। अकबर के केस में जो NaCl था वो जैसे ही हम लोग ने H2O में डाला, H2O क्या है, पानी है हमारा, ठीक, सॉल्वेंट है, वैसे ही वो टूट गया होगा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में। तो हम लोग क्या समझ रहे थे बेसिकली, हम लोग ये समझ रहे थे या सिस्टम ये समझ रहा था कि हमारे पास एक मोल सॉल्यूट है, हमारे पास एक ही सॉल्यूट है, बट जैसे ही हम लोग ने NaCl डाला तो वो अलग अलग आयंस में टूट गया, और जैसे ही अलग अलग आयंस में टूटा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटा, तो सिस्टम ने उसको एक मोल नहीं माना, उसको कितना मान लिया, 2 मोल मान लिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम लोग इसका 1 मोल लोगे तो इसका भी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, 1 मोल Na प्लस बनेगा, और इसका भी कितना बनेगा, 1 मोल Cl माइनस बनेगा। इज ए क्लियर? ठीक, तो हम लोग 1 मोल समझ रहे थे, बट सिस्टम ने कितना समझा उसको, 2 मोल समझा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा था बेसिकली, डिसोसिएट। तो अकबर के केस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेसिकली, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। इस केस में क्या हुआ, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ने टेक्स प्लेस किया है, उसीलिए हमारी जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उससे कुछ ज्यादा आया। ठीक, तो जब जब डिसोसिएशन होगा, अकबर के केस में क्या हो रहा है बेसिकली, डिसोसिएशन हो रहा है, बेसिकली हमारा सॉल्यूट जाके टूट रहा है। हाँ या ना? तो जब जब डिसोसिएशन होगा तो जो हमारी थियोरेटिकल वैल्यू है उससे हमें ज्यादा ही, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही वैल्यू मिलती है। इज ए क्लियर? ओके, चलो, तो अकबर का केस तो क्लियर है। चलो, अब मैं बात करता हूं इन केस ऑफ एंथनी। एंथनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एंथनी के केस में क्या हुआ। एंथनी के केस में हम लोग को एक चीज समझनी पड़ेगी सबसे पहले, क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक, क्योंकि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आएगा तो एंथनी का केस समझ में आएगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, पर हाँ मैं तुम लोग को एक ट्रिक समझा सकता हूँ, ट्रिक से समझा सकता हूँ कि अगर मेरा हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा है, फोन में से किसी एक के साथ जुड़ा है, या तो फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, किसी एक के साथ, और सामने भी कौन आ जाए, फोन ही आ जाए, सामने भी कौन आ जाए बच्चों, फोन ही आ जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर हाइड्रोजन मान लेते हैं फ्लोरीन के साथ जुड़ा और सामने कौन आ गया, फ्लोरीन ही आ गया, तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक, अच्छा, अगर मान लो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और सामने भी कौन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो अगेन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। या फिर ऐसे याद कर लो कि फोन फोन को उठाता है, फोन फोन को उठाता है, फोन फोन को उठाता है। इज दैट क्लियर? अगर ऐसे याद रखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट एकदम इजीली याद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलो, तो यही इसी में ही बेसिकली इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इट इज एन वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बट स्टिल वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो काफ़ी इफेक्टिव है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। इज क्लियर? ओके, समझो, बेसिकली मैंने क्या लिया था, एसिटिक एसिड लिया था। अगर मैं एसिटिक एसिड को ओपन करके लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक, इसको भी मैं ठीक उल्टा तरीके से लिख लूँ, है ना? ये 2 मोल्स हैं एसिटिक एसिड के, हाँ या ना? मतलब 2 एसिटिक एसिड लिए हैं मैंने, ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? तो तुम लोग बोलोगे हाँ सही है। क्या यहाँ पे सामने भी ऑक्सीजन आ गया तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगेन ये वाला भी जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और सामने कौन आ गया, सामने कौन आ गया बच्चों, ऑक्सीजन ही आ गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, तो देखो बेसिकली हुआ क्या,
बेसिकली यहाँ पे तुम लोग को ये देखने को मिला कि जो दो मॉलिक्यूल्स थे वो एक हो गए, हाँ या ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे, एक और ये दूसरा ये वाला, ठीक। क्या ये दो मॉलिक्यूल्स ने इंटरेक्शन करके बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या ये एक हो चुके हैं, हाँ या ना। तो दो मॉलिक्यूल अगर एक हो गया तो एक मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो सिस्टम ने बेसिकली एक एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड को एक मोल नहीं लिया, कितना ले लिया, आधा मोल लिया। इसीलिए जो वैल्यू आ रही थी थियोरेटिकल वो कितनी आ रही थी 2.5, बट जैसे ही हमारा डेल्टा टीवी निकला तो उसका वैल्यू कितनी आई, हाफ। तो हम लोग एसिटिक एसिड को एक मोल मान रहे थे, एक एक एसिटिक एसिड को एक मान रहे थे, बट उसने एक एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को आधा माना, आया ना। तो एक मोल का कितना मानेगा, वो हाफ मोल ही मानेगा। तो जब जब एसोसिएशन होगा, बेसिकली एंथनी के केस में हो क्या रहा है, एंथनी के केस में हो क्या रहा है बच्चों, एंथनी के केस में बेसिकली एसोसिएशन हो रहा है, हाँ या ना। जब जब एसोसिएशन होगा तो जो हमारी थियोरेटिकल वैल्यू है उससे कुछ कमी आएगा। इज दैट क्लियर, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक बहुत सुंदर लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट आफ्टर एडिंग into the solvent, after adding into the solvent, then abnormal colligative properties, then abnormal colligative properties will takes place। तो सर जो हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हम लोग ने, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था RLVP, आया ना। हम लोग ने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर, हम लोग ने क्या पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, हम लोग ने क्या पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। सबके फॉर्मूलाज क्या थे, RLVP का फॉर्मूला था हम लोग ने पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू छोटा m। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर का हम लोग ने पढ़ा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू छोटा m। और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या पढ़ा, पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये क्या है, ये है बेसिकली, ये क्या है बेसिकली, ये है नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। इज दैट क्लियर, ठीक। बट सर हमें तो एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में तो कुछ डिफरेंट ही आ रहा है, हाँ या ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे समझो। तो इसी का एक हल निकालने के लिए जो हमारे पास एक साइंटिस्ट है, वो कौन है बेसिकली, वॉन्टहॉफ। कौन है, वॉन्टहॉफ साइंटिस्ट है। उन्होंने एक सिंबल दिया बेसिकली आई, है ना। उन्होंने एक सिंबल दिया आई कि इस आई को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। उन्होंने एक पुड़िया दी, पुड़िया में बेसिकली आई था, ओके। तो उन्होंने आई पकड़ाया और बोला कि जाओ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये सब सॉर्ट कर देगा, ठीक। मतलब बेसिकली एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शोन किसके वजह से हो रही है, बेसिकली वो सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग ने ग्लूकोज डाला था, यहाँ पे देखो हम लोग ने ग्लूकोज डाला था, ग्लूकोज ना ही डिसोसिएट किया ना ही एसोसिएट किया, तो हम लोग को नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शोन हुई, हाँ या ना। बट जैसे ही कोई सॉल्यूट अगर वो एसोसिएट करता है या फिर डिसोसिएट करता है तो हमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, हाँ या ना, ठीक। सुनो, तो बेसिकली उसने क्या बोला, वॉन्टॉफ ने ये कहा कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट कर रहा है एसोसिएट कर रहा है तो ये आई से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, हम लोग को स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं RLVP की, RLVP क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेव प्रेशर, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये सब। तो P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू मोल फ्रैक्शन, या फिर IN अपॉन में IN प्लस N, ठीक। सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये गलत है, ये गलत है बच्चों, ये गलत है, बहुत बहुत गलत है ये, ठीक। हम लोग जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ यही यूज़ करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ N अपॉन में N प्लस बड़ा N, जहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये सब पुरानी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं,
सुनो बेटा, हमारा जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग जो आई मल्टीप्लाई भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट वाले टर्म से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक, चलो। तो प्लीज़ काइंडली ये वाला फॉर्मूला यूज़ मत करना, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर। एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू छोटा एम। यहाँ पे तो बस सिंपल है, हम लोग आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है बेसिकली? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू छोटा एम। यहाँ पे आई ले लो, आई से मल्टीप्लाई करो, इजी इजी पीजी, हाँ या ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पे बेसिकली आई को इंसर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। इज ए क्लियर? आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है ये चीज़ कि हम लोग ने बेसिकली कुछ नहीं किया, हम लोग ने एक बॉन्ड ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, आई को इंट्रोड्यूस किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि जहाँ जहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहे थे वहाँ वहाँ पे। इज ए क्लियर? ठीक। अब अगेन कि सर हम लोग ने आई इंट्रोड्यूस तो किया, अब आई निकालेंगे कैसे, हाँ या ना? ठीक, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ फाइंडिंग, फाइंडिंग या फिर फॉर्मूलाज फॉर वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है? बेसिकली आई, ठीक। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है बेटा आई का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, ठीक। तो ये हो गया, ओके। दूसरा जो है बेटा फॉर्मूला वो है आई इज इक्वल टू एब नॉर्मल, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया अपने पास। और लास्ट फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एब नॉर्मल मोलर मास, डिवाइडेड बाय एब नॉर्मल मोलर मास, ओके, ठीक है। चलो, ये तीन फार्मूला है बेटा अपने पास। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सबसे पहला वाला फार्मूला है। दूसरा तीसरा फार्मूला भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं। इज ए क्लियर? ठीक। बट हम लोग जो समझेंगे वो बेसिकली इस फॉर्मूले से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर लेता हूँ, क्योंकि देखो बच्चों, होगा क्या ना कि हमें हमारे पास अलग अलग सॉल्यूट आएंगे जनरली। एक नोट मतलब तुम लोग अपने दिमाग में रख सकते हो, क्या रख सकते हो कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फिर हमारा एमोनिया हो गया, तो बेटा ये सब कभी ना डिसोसिएट होता है ना कभी क्या होता है, एसोसिएट होता है। इज ए क्लियर? ठीक है, चलो देखो। तो इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल सबसे पहला फॉर डिसोसिएशन, देखो ये समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं, समझो। जैसे कि अगर मान लो एक NaCl ही, चलो NaCl ले लेते हैं, मान लीजिए 100% डिकम्पोज हो गया, ठीक, मतलब 100% डिसोसिएट हो गया, तो ये कैसे टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। मान लेते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ये 1 मोल था, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक। एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पे ये खत्म हो जाएगा क्योंकि 100% डिसोसिएट हो रहा है और ये बनेगा कितना? 1 अच्छा, आई की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ, आई की वैल्यू फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन अपॉन में इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, हाँ या ना?
तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बचा, हाँ या ना, मोल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन, तो वो कितना हो जाएगा 1 + 1 विच इज 2/1, क्योंकि इनिशियल कितना था 1, तो आंसर कितना आया आई इज इक्वल टू 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अच्छा, अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखता कि NaCl, अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो NaCl टूट रहा है ओनली 50%, कितना टूट रहा है 50%, अगेन ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na++Cl- में टूटेगा। ठीक, मान लेते हैं t = 0 पे, एट t = 0 पे ये 1 मोल है, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं होगा। एट t = t टाइम पे क्या ये आधा कम होगा और आधा बचेगा, हाँ या ना? सर आधा ही क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितना है बेटा 50% ही ये डिसोसिएट कर रहा है, तो ये बनेगा कितना, अगर ये 1 था तो ये भी 1 था, अगर ये आधा है तो ये कितना होगा बेटा, आधा होगा, और ये भी कितना होगा, आधा। अब यहाँ पे जब मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, है ना, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने लेफ्ट हैं, तो बेटा आधा आधा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या ये भी तो बचा है, हाँ या ना? ठीक, डिवाइडेड बाई इनिशियल कितने थे, इनिशियल तो 1 ही लिया था, तो आई इज इक्वल टू आएगा कितना 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं अल्फा पे भी डिपेंड कर रहा है, और अल्फा क्या होता है बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी डिपेंड कर रहा है। इज ए क्लियर? ठीक, अब यही चीज़ को हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, मान लेते हैं एक हमारे पास कंपाउंड है AXBY, ये टूटेगा कैसे बेटा, ये टूटेगा XAY प्लस YBX-। सर ये आपने लिखा कैसे, ज़रा समझाएंगे? बिल्कुल समझाऊंगा। देखो, मान लेते हैं Al2O3, ठीक, इसको तोड़ोगे तो इसको कैसे टूटेगा बेटा, 2 एल्यूमिनियम और एन पे चार्ज कौन सा है +3, प्लस 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होता है 2-। क्या 2 यहाँ पे था, 2 एल्यूमिनियम था तो मैंने 2 एल्यूमिनियम लिख दिया, उस पर चार्ज कितना आएगा, तो जो यहाँ पे लिखा है वही तो उसका चार्ज है। क्या आयनिक कंपाउंड ऐसे ही बनते हैं, हाँ या ना? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है, 3 लिख दिया, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होता है 2- का, वो लिख दिया। इज ए क्लियर? ठीक, ओके, चलो मान लेते हैं एट t = 0 पे, एट t = 0 पे ये 1 मोल है, हाँ ना, और ये कुछ अल्फा डिसोसिएट होगा, बात की बात है, ये कुछ नहीं बनेगा, ये कुछ नहीं बनेगा। ओके, एट t = t टाइम पे मान लो ये 1 - अल्फा कुछ कम हो गया, तो ये बनेगा कितना x अल्फा, क्योंकि जब ये 1 था तो ये x था, हाँ या ना? ठीक, ओके, तो ये कितना बनेगा y अल्फा। ओके, आई का फॉर्मूला पुट करो, आई का फॉर्मूला आएगा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन 1 - अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है बट स्टिल लिखा है मैंने। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा को कॉमन लो, अल्फा को कॉमन लो, 1 प्लस क्या आ जाएगा x + y - 1, और बाहर क्या ले लो अल्फा, x + y को मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ 1 + n-1 अल्फा, n-1 अल्फा, जहाँ पे n क्या है बेटा, n क्या है, n है बेटा x + y ही है, और x + y क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल सॉल्यूट, बाय 1 मोल सॉल्यूट। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसमें जितने भी वेरी 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 लगा सको उतना ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इज अ क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एक एक्टिविटी करते हैं, है ना, तो उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आई गेस। मान लेते हैं कि यहाँ पे कंपाउंड है अपने पास, ठीक, यहाँ पे अपन n लेंगे और यहाँ पे हम लोग i का फॉर्मूला, i का फॉर्मूला क्या है, i इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 1 + n-1 अल्फा। मान लो हमें अल्फा नहीं पता तो अल्फा को अल्फा ही रहने देते हैं, वो एग्जाम में गिवन होगा, एग्जाम में वो गिवन होगा। ठीक, जैसे कि मान लो NaCl था, तो NaCl टूटेगा कैसे हमें पता है, NaCl टूटेगा कैसे, NaCl टूटेगा कैसे, NaCl टूटेगा कैसे, मान लो सबसे पहला NaCl ही लिया मैंने, Na++ Cl- में, तो 2 में टूट गया, तो n की वैल्यू कितनी है 2,
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + 2 - 1 अल्फा। 2 - 1 अल्फा कितना होता है बेसिकली, 1 + अल्फा। इसको रहने देते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 + अल्फा। समझ गए मेरी बात, ठीक। सेकंड ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ले लिया MgCl2। MgCl2 टूटेगा कैसे, Mg+2 + 2Cl माइनस में। अगेन ये 1 और 2 कितना हो गया, 3। ये 1 Mg+2 और 2 Cl माइनस, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो कितना हो गया, 3। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 3 - 1 अल्फा। तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 अल्फा। इज ए क्लियर, ठीक। थर्ड मान लेते हैं मैंने ले लिया AlCl3। AlCl3 टूटेगा कैसे, एल्यूमिनियम + 3Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। I इज इक्वल टू आ क्या जाएगा, 1 + 3 अल्फा आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक। आसान है। फोर्थ मान लेते हैं मैंने ले लिया Na2SO4। Na2SO4 टूटेगा कैसे, Na2SO4 टूटेगा कैसे, क्या वो ऐसे टूटेगा, 2Na++ SO4 2 माइनस, क्या ऐसे करके टूट जाएगा, सही बात है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 2 अल्फा। इज ए क्लियर, ठीक। फिफ्थ मान लेते हैं, अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया K4FeCN6। अब ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा शायद तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस भी लगे ये चीज़, बट है नहीं। देखो ये एक्चुअली हम पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ते हैं। देखो जैसे कि K4FeCN6 है, K4FeCN6 में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ रहता है, ये टूटता फर्दर आयंस में नहीं है। इज ए क्लियर, बट ये जो K4 है ये टूट जाता है। इज ए क्लियर, ठीक। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये एज इट इज़ रहता है, बट ये जो K4 है ये एज इट इज़ टूट जाता है, ठीक। देखो अगर ये टूटेगा तो ये टूटेगा कैसे, 4K प्लस पूरा ब्रैकेट Fe ब्रैकेट में CN6 ब्रैकेट के बाहर 4 माइनस का चार्ज। तो कितने में टूटा, 4 और 1, 4 और 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 4 अल्फा। ठीक है, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही हाईफाई करवा दिया थोड़ा सा, बट प्लीज़ तुम लोग को ये वाले भी ध्यान रहे एग्जाम्पल्स, ओके, क्योंकि ये वाले एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं। चलो आई हो तुम लोग को डिसोसिएशन समझ में आया हो, ओके। चलो फॉर एसोसिएशन फॉर एसोसिएशन समझते हैं, फॉर एसोसिएशन, ठीक। फॉर एसोसिएशन देखो, एसोसिएशन में बेसिकली है क्या, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ Na गिव्स An। सर ये ऐसे क्यों लिख दिया, समझो समझो बेटा। जब मेरे पास 2 CH3COH थे, क्या वो एक बन गया था, बोलो मेरे भाई, क्या वो एक बन गया था, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। जब ये एक था एट T इज इक्वल टू 0 पे, मान लो ये एक था, तो ये तो कुछ भी नहीं था। फिर एट T इज इक्वल टू T टाइम पे ये पूरा खत्म हो गया, और ये बना कितना, ये बना कितना, बेसिकली क्या बन गया इसका, डाइमर बन गया था, हाफ हो गया था ये, हाँ या ना, डाइमर मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया था ये, सही है, ठीक। ओके तो ये कितना हो गया था, हाफ, है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया बेसिकली टाइमराइज हो चुका है। तो I इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन, यहाँ पे तो एसोसिएशन हो रहा है, तो बचा कितना, हाफ। इनिशियल कितना लिया था हम लोग ने, 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। इज ए क्लियर, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, इसीलिए वहाँ पे हाफ आ रहा था, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे जब 2 लिया तो ये बन कितना गया, 1। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं मैं n लेता हूँ तो ये बन कितना जाएगा, 1। आप n मतलब ऐसे समझो, अगर मान लो आपने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिया तो 3 मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएंगे, 1। तो उसको हम लोग डाइमराइजेशन नहीं बोलेंगे, उसके उस टाइम पे अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइमराइजेशन हो गया। इज ए क्लियर, ठीक। अगेन हम लोग कर क्या रहे हैं, एट T इज इक्वल टू 0 पे इसको 1 ले रहे हैं, इसका 1 मोल ले रहे हैं, हाँ या ना, ये तो इनिशियली कुछ नहीं हुआ। एट T इज इक्वल टू T टाइम पे ये तो कुछ नहीं होगा, और ये बनेगा कितना, ये बनेगा इतना। या फिर ऐसा मान लो, अच्छा अपन अल्फा के टर्म्स में कर रहे हैं ना, तो मान लो ये 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे आएगा कितना, क्या यहाँ पे अल्फा/n आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता। तो देखो जब बेटा हम लोग n ले रहे थे, क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक में कन्वर्ट हो रहे थे, 2 लिया तो 2 एक हो गया, 3 लिया तो 3 एक हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले 2 लिया तो वो एक हो गया, 3 लिया तो ये एक हो गया, 4 लोगे तो वो भी एक हो जाएगा, 5 लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एक। तो ऐसे तुम लोग अगर कितने भी मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक, वो सब हो क्या रहे हैं एट दी एंड एक ही हो रहे हैं। तो अगर n था तो वो एक हो गया, तो अगर एक लोगे तो कितना होगा,
एक लोगे तो कितना हो गया, क्या वो 1/n हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर तुम लोग ने अल्फा ले लिया तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा/n। इज ए क्लियर? ठीक, अगर ये ना समझ में आए तो अगेन ये तुम लोग एक बार वापस चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, तो क्या लिखूंगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, हाँ या ना। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाता है किसके लिए, किसके लिए, फॉर एसोसिएशन। ये किसके लिए बेटा, फॉर एसोसिएशन। ठीक, डिवाइडेड बाई 1 है तो उसका सेंस बनता नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे n क्या लेना है, अगर मान लो फॉर डाइमर, फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। ठीक, अगर डाइमर बनेगा बेटा तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, इस केस में n की वैल्यू हो जाएगा 2, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2। अगर मान लेते हैं फॉर ट्राइमर अगर ट्राइमराइजेशन होगा तो n की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, n की वैल्यू ले लेंगे 3, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/3। इज क्लियर? ठीक, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अल्फा गिवन होता है, अगर मान लो एग्जाम में अल्फा गिवन नहीं है, अगर मान लो कुछ नहीं दिया जाता कि कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो हम लोग अल्फा कितना ले लेते हैं 1। इज ए क्लियर? ठीक, ये तब की बात है जब एग्जाम में कुछ दिया नहीं जाता, कुछ बोला नहीं जाता तब। ठीक, हाँ हम लोग ये ज़रूर कहते हैं या एग्जाम में ये ज़रूर होता है कि एज्यूम 100% डिसोसिएशन। ठीक, ये ज़रूर मान लेते, तो अगर तब ऐसा है तो अल्फा को कितना मान लो, 1 मान लो, है ना, 100% डिसोसिएशन मान लो। ओके, ठीक, ओके, चलो आगे। ये कुछ एनसीईआरटी की कोई चीज़ें हैं, एनसीईआरटी की एक टेबल है बेसिकली। क्या कहता है एनसीईआरटी, देखो 0.1 मोलर लिया हम लोग ने, मान लो पहले NaCl लिया, ये 0.1 है, फिर 0.001 है, फिर 0.0001 है। ठीक, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं चीज़ों को डाइल्यूट कर रहा हूँ तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आई की वो धीरे धीरे बढ़ रही है, आया ना। देखो 1.87 है, फिर कितनी है 1.94, फिर कितनी हो गई 1.97। तो आप नोटिस कर सकते हो कि धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है बेटा, आया ना। ठीक, तो हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूट होती है वैसे वैसे आई की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली बढ़ती रहती है, क्योंकि Na+ और Cl- में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया, जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं, अगर बीच में पानी आ जाएगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आई की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक, वैसे ही MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, 1.21, 1.53, 1.8। हम लोग थियोरेटिकल वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2, 2, 3। जैसे K2SO4 है, K2SO4 टूटेगा कैसे, 2K++ SO4 2- में, तो 3 आ गया, तो 3 की वैल्यू ये लिखा है। फॉर द सेम सॉल्यूट ऑन डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीजेस, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन अल्फा। अल्फा क्या है, बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, चलो आई होप बेटा तुम लोग को ये कंसेप्ट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, प्लीज़ इस लेक्चर को अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वापस रिपीट में देखना, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, है ना। हम लोग जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पढ़ते रहिए, खुश रहो, है ना, बी कॉन्फिडेंट बेटा। ठीक, ओके, टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग।